जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएफ टॉक्स में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल का आपका रिज़ल्ट आ गया है, उसमें आपकी जो मेडिकल प्रक्रिया रहेगी वो आपका कब तक मेडिकल वगैरह आपका किस प्रकार से होगा, उसमें आपके कौन कौन से अभी पार्ट्स चेक होंगे। दोस्तों उसमें मैंने आपके लिए एक वीडियो आइज़ के ऊपर ला चुका हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, कलर ब्लाइंडनेस से लेकर मतलब आपको क्या क्या सावधानियाँ उसमें रखनी है। और एक मैंने प्राइवेट पार्ट्स की एक वीडियो लाया हूँ मैं, मतलब मुझे दोनों वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है, उसमें हाइड्रोसिल वगैरह के बारे में बताया है कि उसमें हाइड्रोसिल वगैरह हमारा किस प्रकार से उसमें हमारा चेक वगैरह हुआ था। और दोस्तों जो आपका अभी मेडिकल होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो आपका मेडिकल होगा, जो आपकी एक जोन अलॉटमेंट की लिस्ट आएगी, वो जोन अलॉटमेंट की लिस्ट मतलब इस प्रकार आएगी, आपको एक जीमेल के थ्रू एक नोटिस आएगा, उसमें आपको भरना होगा कि जैसे आपने फिजिकल के टाइम पे एक फॉर्म भरा होगा, उसमें आपने प्रेफरेंस दी होगी। हमारे टाइम पे भी सेम ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसमें हमने उसको फिर से भरकर अपने जो आपका नोटिस आएगा भी जीमेल के, उसमें आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको जोन अलॉटमेंट होगा। और जोन अलॉटमेंट के साथ में एक लिस्ट आएगी, आपको उसी जोन में आपका मेडिकल होगा, मतलब उसमें डेट आ जाएगी आपकी जो आपका मेडिकल होगा। दोस्तों हमारे जो मेडिकल हुआ था, जो फाइनल रिजल्ट और मेडिकल के बीच में करीबन 24 से 25 दिन का गैप था। 26 अगस्त के आसपास, 26 अगस्त को हमारा रिजल्ट आया था और 17 सितंबर को हमारे आरपीएफ एसआई का मेडिकल हमारे जो जोन अलॉट हुआ था मुझे एनएफआर, जो वहाँ पर हमारा गुवाहाटी में हमारा मेडिकल उसमें हुआ था, क्योंकि गुवाहाटी में ही एनएफआर का हेडक्वार्टर है। मालेगांव मतलब मालेगांव जगह है गुवाहाटी में ही, वहीं पर उसका हेडक्वार्टर है, तो वहीं पर हमारा मेडिकल हुआ था। और मेडिकल के बारे में आपको 2 वीडियो बना चुका हूँ, आइस के ऊपर, एक हाइड्रोसिल के ऊपर, मतलब उसमें मैंने सारे एस्पेक्ट मतलब लिए हैं, कौन कौन से आपको समस्या आ सकती है, आपको किन किन चीज़ों का आपको सावधानियाँ रखनी है। और मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिन पर आजकल कोई बात नहीं करता है, जैसे कि कैरी एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कैरी एंगल हुआ, नोकनी हुआ, टैटू हुआ, मतलब काफ़ी सारे आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं टैटू की। दोस्तों आपका जो टैटू होगा, टैटू का साइज़ एक तो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और टैटू का अगर आपकी साइज़, सबसे पहली बात तो होना टैटू सबसे बेस्ट है। उसमें आप क्या करें, अगर टैटू है तो आप लेज़र करा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। लेज़र में जो आपका निशान रहेगा, निशान से आपको दिक्कत नहीं है इतना, कि मतलब आपका निशान रहेगा तो उसमें काफ़ी लोग रहते हैं इसके निशान दिखते हैं, निशान से इतना इशू नहीं है। और आपको कोई टैटू भी है तो कोई धार्मिक टैटू नहीं होना चाहिए, कोई किसी पार्टी से रिलेटेड कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे संबंधित कोई टैटू आपके बॉडी पर नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका किसी का नाम वगैरह लिखा हो, जब परिवार में कोई फादर का नेम, जब अपनी वाइफ का नेम और बच्चों का नेम लिखवा लेता है, उससे इतना इशू नहीं है, लेकिन आप उसको लेज़र करा सकते हैं तो उसको करवा लीजिए, उसमें इतना इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको आप लेज़र नहीं करवा सकते। ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, वो 8-10 हज़ार रुपये का लेज़र, अच्छा लेज़र 8-10 हज़ार रुपये में हो जाता है, अगर आप कराना चाहेंगे। मतलब टैटू के साइज़ पे भी डिपेंड करता है वो, उससे आपका हो जाएगा। टैटू आपका है तो आप लेज़र करा लीजिए। टैटू का क्लियर हो गया। अब दूसरी बात हम बात करते हैं कैरी एंगल की। दोस्तों हाथों में वो कैरी एंगल चेक करते हैं, मतलब हाथ को इस तरीके से वो करवा के देखते हैं, हाथ मतलब किसी की कोहनी टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, मतलब किसी की कोहनी अंदर झुकी रहती है, किसी किसी बंदे किसी की ज़्यादा बाहर की तरफ झुकी रहती है। कैरी एंगल 5 से 15 डिग्री तक का कुछ रहता है, लेकिन हमारे जो जोन था एनएफआर, उसमें कोई कैरी एंगल उसमें चेक नहीं हुआ था। अदर जोन में हो सकता है कहीं चेक हो, हमारे जोन में तो नहीं हुआ था। लेकिन आरपीएफ एसआई मतलब कांस्टेबल का मेडिकल इतना टफ नहीं रहता है, क्योंकि उसमें उतने ही बच्चे वो पास करते हैं। 4208 वैकेंसी है, उसमें 4205 कुछ बच्चे उसमें पास किए हैं, मतलब 1/1 का रेशियो इसमें रहता है, क्योंकि उनको ही मालूम है यहाँ तक बंदा पहुँचा है तो उसको मतलब फिट ही होगा, उसने फिजिकल वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। तो कैरी एंगल का मैंने बता दिया आपको, कोई किसी मतलब 5 से 15 डिग्री का उसमें रहता है, किसी का मतलब ज़्यादा ही हाथ अपने आप दिख जाता है अगर वो टेढ़ा है तो। कैरी एंगल आपका चेक मेरे हिसाब से नहीं होगा, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं उसमें, अगर आपके बॉडी पर कोई निशान है, निशान किसी ऑपरेशन का हुआ, और आपके किसी के मतलब चिकन पॉक्स वाला होता है, इसको छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और उसको मेडिकल की टर्म्स में उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। उसके धब्बे धब्बे हो जाते हैं ब्लैक कलर के बॉडी पर, उसका भी इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन वो हाल फिलहाल के नहीं होने चाहिए, जैसे कि 8-10 दिन पुराना चिकन पॉक्स, या वो उसके अभी तक वो चेहरे पर या फिर अपने बॉडी पर फोड़े या फुंसी टाइप में उसका रहता है, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक रहता है एक्सरे। एक्सरे में दोस्तों आपका जब आपका एक्सरे होगा तो एक्सरे में कुछ चीज़ देखी जाती है, जैसे कि किसी को टीबी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि लंग्स में जो फेफड़ों में बलगम वगैरह चिपक जाता है वो उसी में शो करता है एक्सरे में। एक्सरे गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का कंपलसरी है, वो दोनों का ही होगा, उसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मली होता है वो, उसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट आपका होगा तो यूरिन में आपको सबसे पहले आप उस दिन क्या करिएगा, सबसे पहले आप केले और दूध वगैरह अच्छे से सेवन करिएगा उस दिन। और आप उसमें क्या कर सकते हैं, जब आपका यूरिन टेस्ट होगा तो
पानी वगैरह अच्छे से पीजिएगा। यूरिन टेस्ट में आपको वो शुगर वगैरह, मेनली शुगर का रहता है, वो शुगर चेक करते हैं। अगर किसी को शुगर तो नहीं है इस उम्र में, शुगर जिनको ही रहती है, जिनके मतलब जेनेटिक्स होती है शुगर, उनके आगे शुगर दिखने के चांसेस रहते हैं। लेकिन शुगर का इतना इशू नहीं है, वो आप उसमें पास हो जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं बीपी। बीपी में दो चीज़ें रहेंगी दोस्तों। अगर आपका बीपी गड़बड़ाता है तो वो ईसीजी करेंगे आपका। अगर आपका बीपी अगर 2-3 बार उन्होंने चेक, जैसे बीपी का रहता है मेडिकल के टाइम, अगर आपको आइस चेक होंगी, हमारा आइस के टाइम पर ही बीपी चेक हुआ था। आइस में आइस की चेक होंगी तो आइस के टाइम पर ही आपका बीपी चेक करेंगे। और बीपी अगर आपका थोड़ा मिस्टेक करेगा ना, अगर आप उस टाइम घबरा गए तो आप आंखों में भी फेल होने का कुछ चांसेस रहेंगे, क्योंकि आप वो पढ़ाएंगे कुछ और पढ़ोगे कुछ और घबराहट में। क्योंकि उस टाइम पे बच्चा घबरा जाता है तो वो कुछ भी पढ़ने लगता है, और उसको फिर 2 मेडिकल पॉइंट इसके तैयार हो जाएंगे, एक बीपी का, एक आइज़ का। इसलिए आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आपका जो रहे, बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी उस टाइम हो सकता है किसी को बीपी की थोड़ा मेजर इशू हो, तो आप दवाई वगैरह डॉक्टर से कंसल्ट करके, बिना डॉक्टर के कंसल्ट करके आपको मेडिसिन भी नहीं लेनी है। अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं, और बढ़िया थोड़ा नमक वगैरह का सेवन कम कीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा बीपी की इशू रहता है। अगर किसी का बीपी कम रहता है उस दिन आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं उससे, क्योंकि बीपी कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद हम बात करें, अगर आपका बीपी थोड़ा दिक्कत देता है तो आपको ईसीजी करेंगे। ईसीजी में आपकी हार्ट वगैरह की सारी जांच चेक वगैरह होती है, जैसे आपने कई बार प्राइवेट में भी कराया होगा ईसीजी वगैरह, उसमें भी आपकी ईसीजी वगैरह वो चेक करेंगे। वेरिकोन्स वेन्स वगैरह को चेक करते हैं, जिसमें मतलब पैरों की जो पीछे होता है, मतलब जो घुटने के पीछे की जो नीचे की तरफ, मतलब पीछे एड़ी से लेके जो घुटने के बीच में जगह रहती है पीछे पैरों में, वहाँ पर किसी किसी के ब्लड क्लॉट, मतलब नसों में ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है। वो कब चेक होता है, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा हो तभी उसमें दिक्कत आती है। वेरिकोन्स वगैरह उसमें चेक इतना नहीं होता है, नॉर्मल तो सबके थोड़ी बहुत तो सबकी नसें दिखती हैं, लेकिन किसी किसी के गठान टाइप में बन जाती है, वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल है तो वो देखते भी नहीं है वेरिकोन्स वगैरह, पहली बात तो। और इसमें वेरिकोन्स में आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। उसमें आपको चेक करते हैं वो एसएससी जीडी वगैरह में या फिर आर्मी में, उसमें काफ़ी इशू रहता है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी देर तक तो आपसे मतलब हाई जंप वगैरह करवाते हैं, मतलब जंपिंग करने की बोलते हैं, क्योंकि जिस जंप करने से और वो प्रॉपर जिसके होता है वो दिखने लगता है। लेकिन आरपीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वेरिकोन्स वगैरह इतने इशू डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वेट। इस टाइम मेरे पास वेट के बहुत कमेंट आ रहे थे, सर कि हमारा वेट इतना है, हमारी हाइट इतनी है, तो हमारा मतलब क्या दिक्कत रहेगी, हमें कुछ फेल तो नहीं कर देंगे। दोस्तों वेट को लेकर आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप वेट को लेकर ना डरें, क्योंकि वेट का ऐसा रहता है, बीएमआई वो चेक करते हैं, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। जैसे अभी मेरी हाइट 176 है और मेरा वेट 76 के आसपास है, तो मेरा बीएमआई 23 के समथिंग है। तो मतलब बीएमआई का ऐसा रहता है, उसका स्टैंडर्ड है 24.9, मतलब इतना 24 पॉइंट कुछ है, मतलब एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है, 24.9 के आसपास ही है। इतना आपका बीएमआई रहना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा हो तो भी चल जाता है, लेकिन 19-20 हो तो चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका हाइट है आपकी 167 168, आपका वेट जा रहा है 1 कुंटल के आसपास, इतना नहीं होना चाहिए। आपका नॉर्मल है 8-10 किलो ऊपर है, वेट का इतना इशू नहीं रहता है। जिस बंदे ने भी फिजिकल क्लियर किया है तो उसका वेट इतना बढ़ेगा भी नहीं, तो आपको वेट को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों और भी चीज़ें मेडिकल की रहती हैं। अगर आपको कोई भी मेडिकल में थोड़ा भी अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट के सारे जवाब आपको ज़रूर दूंगा मैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।